हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से हमारे दूसरे वीडियो के लिए हम आए हैं। आज हम लोग क्लास करेंगे जो मेरी एग्जाम सीरीज है उसका दूसरा वीडियो आज हम शूट कर रहे हैं और आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा कि किस तरीके से हम लोग वीडियो को क्लासिफाई किए थे। तो वो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लिए थे और यहाँ पर उसके बाद हम लोग देखे थे कि उसका किस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिएक्टिविटी सीरीज को। कोशिश करेंगे कि आपको एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो आपको मिलता जाए और आप आई होप आप अच्छे एग्जाम में करें और हमें लगेगा कि चलो हमारा एफर्ट ठीक ठाक हो रहा है ना, बच्चे अपने जिंदगी में अच्छे कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने कुछ चीजों को पढ़ा था, है ना। इसको हम लोग देखते हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या देखे थे कि जब किसी दो केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं तो उसे हम लोग, और जब वो किसी भी तरीके का केमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलता है तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते थे। ये केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट देखे थे हमने, है ना। एक को कहा जाता है रिएक्टेंट और दूसरे को कहा जाता है प्रोडक्ट। एक को कहते थे रिएक्टेंट और दूसरे को कहते थे प्रोडक्ट। वैसे प्रत्येक चीज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग उसको रिएक्टेंट कहते हैं और आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आता है उसे हम लोग प्रोडक्ट के तौर पे जानते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको देखे थे। अब अगर इस केमिकल रिएक्शन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम लोग देखे थे कि एक तो केमिकल रिएक्शन होता है और एक को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन, है ना। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी केमिकल रिएक्शन को, है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन, है ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, symbolic representation of any chemical reaction is called chemical equation, है ना। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। पिछले क्लास में हमने समझा था कि इस केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हम क्या देखे थे कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से या कोई भी कंपाउंड दूसरे एलिमेंट से या कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइंड होकर के एक प्रोडक्ट बनाता है तो ऐसे को हमने कहा था केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरे को हमने बोला था डीकंपोजिशन, है ना, डीकंपोजिशन। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या देखे थे कि कॉम्बिनेशन में ए और बी मिलकर के ए बी बनाता है, जबकि डीकंपोजिशन में हम क्या देखेंगे, ये ए बी जो है वो ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ए बी है वो ए और बी में कन्वर्ट होगा। अब देखे थे कि अगर हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन को अलग अलग बात में करें, अगर कोई डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट के कारण हो रहा है तो उसको कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, है ना। हमने बताया भी था कि थर्मल डीकंपोजिशन का सबसे आसान तरीका है समझने का कि तीर के ऊपर में या तो हीट लिखा रखे या फिर टेम्परेचर दिया रहे, है ना, या फिर इस तरीके से इंथैल्पी का साइन बना रहे। तो इसका मतलब है ये थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल है। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर हमारा डीकंपोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा हो, है ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है तो ऐसे को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन, ठीक, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन। और जब यही डीकंपोजिशन का प्रोसेस लाइट के कारण हो रहा हो, सनलाइट के कारण, तो उसको मतलब सनलाइट, है ना, सनलाइट के कारण अगर हो रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं फोटो डीकंपोजिशन, फोटो डीकंपोजिशन। और ये सभी मैंने पिछले वीडियो में आपको करवा चुका है।
इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे करके हम इसके बाद के जो रिएक्शंस हैं उसको समझने का कोशिश करेंगे, है ना। तो अगर अब हम देखें तो इस रिएक्शन को आगे बढ़ा के देखते हैं, तो सबसे पहला जो रिएक्शन आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे हम आज के वीडियो में। तो यहीं से हमारा वीडियो आज शुरू होगा, है ना, कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, और कोई भी रिएक्शन या कोई भी एलिमेंट डिस्प्लेस क्यों करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि जब कोई एक एलिमेंट किसी एक कंपाउंड के साथ मिलेगा, है ना, तो क्या करेगा, वो कंपाउंड के पहले पार्ट या दूसरे पार्ट पर इफेक्ट अपना दिखाएगा। यही हमें समझना है डिस्प्लेसमेंट में, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना। मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो दूसरे जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको वहां से क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। यानी इसमें क्या पता चलेगा हमें कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लिखें, है ना, और अगर हम इसको अगर डिफिनेशन के तौर पे लिखें तो हमें पता चलेगा दोज रिएक्शन इन विच, है ना, दोज रिएक्शन इन विच a more reactive element है ना, a more reactive element displaced less reactive element, है ना। इसको हम लोग फ्रॉम एनी कंपाउंड या हाल लिख देते हैं फ्रॉम एनी कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। इसको कहते हैं इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए क्या है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इस तरीके से समझने का कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि अगर हम लोग A को X बाई के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, X जो है वो बाई A जो है वो बाई के साथ डिस्प्लेस करके प्रोडक्ट बनाएगा जिसे हम लोग पढ़ेंगे AY प्लस X, है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन जरूरी है कि A जो होना चाहिए वो B के अपेक्षा मोर रिएक्टिव हो, यानी A जो है वो B के अपेक्षा क्या हो, सॉरी X के अपेक्षा क्या हो, मोर रिएक्टिव हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस तरीके के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कुछ एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे देखिए Zn प्लस H2SO4, है ना, अगर हम लोग जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक जो है इस सल्फ्यूरिक एसिड ये जो SO4 है इसके साथ डिस्प्लेस कर जाएगा और बना देगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा बाहर, है ना। तो क्या पता चला, ये जो जिंक है वो हाइड्रोजन को मतलब H2SO4 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद को अपने SO4 के साथ मिला के जिंक सल्फेट का निर्माण कर लिया, है ना। तो जिंक अगर हम लोग Zn प्लस H2SO4 की बात करें तो Zn जो है वो SO4 के साथ बाहर निकला और एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है ZnSO4, और जो हाइड्रोजन है आपका यहाँ पे रिमेन रहा, इसको यहां से निकाल दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे। अब यहां पे देखिए हमने एक टर्म यूज किया जिसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब यही होता है कि एक हमने एक टेबल बनाया है जो मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव तक, है ना, यानी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक एलिमेंट का टेबल बनाया गया है जो ये बताता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है इस टेबल में और सबसे कम रिएक्टिव कौन है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये पोटासियम से शुरू होगा, है ना,
के से शुरू होगा। आपकी किताब एनसीईआरटी के बुक में भी और जो भी प्राइवेट पब्लिकेशंस होते हैं सभी किताब में रिएक्टिविटी सीरीज दिया रहता है। हम कोशिश करेंगे कि एडिटिंग के वक्त आप जो हमारे बोर्ड को देख रहे हैं यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज साफ साफ दिखे। अब देखिए क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज को कुछ रिमेंबर करने का तरीका है, तो बहुत जल्द हम रिएक्टिविटी सीरीज का एक रिएक्टिविटी सॉन्ग जो कि पूरी तरीके से कंपोज्ड हो चुका है, बस अब उसे डालना है, तो उसका हम बहुत जल्दी एक वीडियो आप लोग को देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और एक एक टॉपिक को हम लोग इसी तरीके से करते रहे। मेरा उद्देश्य है कि पूरी तरीके से हमारा जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें हम मैक्सिमम स्कोरिंग कर सकें, है ना। तो अभी फिलहाल हम देख लेते हैं कि ये पोटासियम से शुरू होगा और प्लैटिनम पे जाके खत्म होगा, है ना। इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला तो हमारा होगा मोर रिएक्टिव, दूसरा होगा मीडियम रिएक्टिव और तीसरा होगा लिस्ट रिएक्टिव, है ना। तो चलिए एक थोड़ा सा अभी झलकी आपको दे देते हैं। मोर रिएक्टिव के लिए हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा सॉन्ग का शुरुआत है, वो है काना कालू मांगे आलू, है ना। काना कालू मांगे आलू, है ना। काना कालू मांगे आलू। अब देखिए काना कालू मांगे आलू मतलब के से हो गया पोटासियम, ना से हो गया सोडियम, काना, है ना, कालू, है ना, के से हो गया कैल्शियम, लू से हो गया कालू, हाँ काना कालू मांगे आलू, एम से हो गया मैग्नीशियम, मांगे से हो गया मैग्नीशियम और आलू से हो गया एल्युमिनियम। मैंने इससे हमको पता चल जाएगा कि अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख दें यहाँ पे, है ना, काना कालू मांगे आलू, देखो काना, तो इससे हमको कैल्शियम आ जाता है, सॉरी पोटासियम आ जाता है। काना तो का से पोटेशियम है और ना से सोडियम की बात है ना। काना कालू, है ना। कालू को हम लोग पढ़ते हैं CALU, है ना। तो यहां पे सिर्फ हम लिखेंगे CA को, काना कालू मांगे आलू, है ना। मांगे, मां से हो गया मैग्नीशियम और आलू से हो गया एल्युमिनियम। ये आपको कंपोजिशन के तौर पे मिलेगा। एक आपको लगेगा कि हम कोई लिरिक्स सुन रहे हैं, है ना। तो मेरा यही रहेगा कि आपको बहुत जल्दी ये वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे हम अपलोड कर दें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, है ना। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो दूसरा टॉपिक है इसका, जिसका नाम है डबल। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 2 बार देखने को मिले तो ऐसे टर्म को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा कि ए बी रिएक्ट करेगा एक्स वाई से, है ना। ए बी रिएक्ट करेगा किससे, एक्स वाई से। तो एक्स जो है वो बी के, ए जो है वो वाई के साथ और बी जो है वो एक्स के साथ डिस्प्लेस करेगा। यानी हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा ए वाई प्लस बी एक्स, है ना, ए वाई प्लस बी एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां देखने को मिल रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें कि ए बी प्लस एक्स वाई को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्शन देखने को मिलेगा वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसका हम एग्जांपल लेके देखें तो पहला एग्जांपल हमारा होगा BaCl2, है ना, BaCl2 प्लस Na2SO4, Na2SO4, BaCl2 प्लस Na2SO4 की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि BaSO4 हमारा प्रोडक्ट के रूप में होगा, है ना। BaSO4 हमारा प्रोडक्ट होगा और NaCl दूसरा प्रोडक्ट होगा। यानी इसको अगर हम तीर का निशान दें तो क्या पता चलता है, BaSO4 प्लस NaCl, है ना, ये हमारा प्रोडक्ट होगा BaSO4 प्लस NaCl। उसी तरीके से AgNO3 की अगर हम बात करें
AgNO3 प्लस NaCl, है ना। तो क्या होगा, AgCl के साथ और NO3 Na के साथ, क्या लिखोगे, AgCl2 प्लस NaNO3, है ना, NaNO3। इस तरीके के एग्जांपल्स मिलेंगे हमको। ऐसे एग्जांपल्स में हमें डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्शंस लेते रहना पड़ेगा, और प्रत्येक रिएक्शन को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपसे बनता जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग यहां लिख रहे हैं कि प्रेसिपिटेट, है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट के तौर पर जब आपको मिलेगा तो सॉल्यूशन में एक सॉलिड मिलेगा जिसे आप बाहर करके, यानी इनसॉल्युबल कंपोनेंट मिलते हैं, यानी इनसॉल्युबल कंपाउंड मिलेंगे सॉलिड के, लिक्विड के अंदर, जिसको कि हम लोग बाद में फिल्टर पेपर से छान के बाहर कर सकते हैं, है ना। और इसी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो पीपीटी बनेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो इसमें, और इस प्रेसिपिटेट को एक साइन से भी दिखाते हैं, और वो साइन ये होगा तीर का निशान नीचे की ओर। अब देखिए, हम लोग अगर देखें तो हमें एग्जांपल है कि Na2CO3 प्लस HCl, अगर Na2CO3 को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास NaCl का एक पीपीटी मिलेगा, फिर बनेगा क्या, H2O और CO2, है ना। तो ये जो NaCl है इसका हमें मिलेगा क्या, पीपीटी। अगर इस तरीके का रिएक्शन आपको दिखने को मिल रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम लिखें CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, है ना, और तीर का निशान, तो हमें क्या मिलेगा, CaCO3 प्लस H2O, है ना। ये दूसरा रिएक्शन होगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, क्या मिलेगा, CaCO3 प्लस H2O। यहाँ पे CaCO3 का क्या मिलेगा, पीपीटी हमें देखने को मिलेंगे, है ना। अब बात करते हैं कि अगर हम लोग एक प्रेसिपिटेशन के बाद क्या है ना, प्रेसिपिटेशन के बाद हमें पढ़ना होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो हम लोग को अब क्या पढ़ना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं, इसका मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो न्यूट्रल हो जाए, है ना। न्यूट्रल का मतलब ना तो वो एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जब आप एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसको हम लोग साल्ट, और उसके बाद उसमें साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जब भी आप एसिड को देखिएगा, है ना, तो इसमें एक कंपोनेंट्स बनेंगे, वो है H प्लस आयन, है ना। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव रेडिकल्स, है ना, ये हो जाएगा पॉजिटिव रेडिकल्स। दूसरा जो होगा यहां पे बनेगा आपका नेगेटिव रेडिकल्स, है ना। तो पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स में ये टूटेगा, बेस भी इसी तरीके से टूटते हैं, है ना, पॉजिटिव में और निगेटिव में। और ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर, है ना। इसका एक एग्जांपल अभी हम लेंगे। इसका एग्जांपल है NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप तोड़े हैं तो पता चलेगा कि ये जो Na है वो Na प्लस के साथ टूटेगा और ये OH माइनस के साथ टूटेगा। और जिस सॉल्यूशन में OH माइनस हो, आपको जब आप इसको तोड़ रहे हैं और OH माइनस अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है वो बेस है ना। उसी तरीके से अगर HCl को हम तोड़े, है ना, और इस तोड़ने के प्रोसेस को डिसोसिएट प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना। या इसको जब हम तोड़ रहे हैं तो इसको अभी के बाद हम एक वर्ड का यूज हो सकता है कभी कर दें,
तो वहां पे आप समझ लीजिएगा, इसको डिसोसिएशन भी कहा जाता है। तो जब HCl को तोड़ते हो तो H प्लस और Cl माइनस में ये टूटेगा, है ना, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब देखिए यहां से Na प्लस इस Cl माइनस के साथ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अपोजिट चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन निगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस यहां पे एक H है, यहां पे एक H है, यानी H2 और O यहां पे है, इसको मिला देंगे हो जाएगा क्या, NaOH और HCl को जब हम लोग कंबाइंड करते हैं यानी रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले NaOH जो है वो डिसोसिएट होता है, उसके बाद HCl जो हमारा है वो भी डिसोसिएट करते हैं। NaOH डिसोसिएट होकर के सोडियम प्लस और क्लोरीन प्लस में बदलता है, जबकि अगर HCl को हम तोड़ें तो HCl क्या करता है, H प्लस और Cl और माइनस में बदलता है, और अगर इस पॉजिटिव रेडिकल्स के साथ इस निगेटिव रेडिकल्स को मिलाते हैं और इस निगेटिव के साथ इस पॉजिटिव को मिलाते हैं, है ना, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या पता चलेगा कि Na प्लस और Cl माइनस मिलकर NaCl हो गया, और OH माइनस और H प्लस मिलकर के H2O हो गया। अब देखिए ये जो है वो साल्ट का एग्जाम्पल होता है ना, ये साल्ट के एग्जाम्पल होते हैं, प्लस ये तो वाटर है ही। तो हमें क्या पता चला कि जब किसी एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वो क्या बनाता है, साल्ट और वाटर। इस तरीके के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, है ना, जैसे NH4OH प्लस HCl, है ना, या फिर ले लेते हैं KOH प्लस HCl। देखो यहां पर भी होगा क्या, K प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, यहां पे भी H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, बनेगा क्या, KCl प्लस H2O, है ना, पोटासियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में इसको भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तहत लाते हैं, है ना। तो अभी अब करना क्या है कि हमने क्या क्या आज पढ़ लिया, आज पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन, है ना। तो ये इस तरीके से एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो इस चैनल पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा 10th बोर्ड के लिए, वो चाहे साइंस का हो या सोशल साइंस का हो। बहुत जल्द हम आगे भी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, और आपको अगर ये मेरा काम अच्छा लगता है तो सिर्फ आपको इतना करना है कि इस चैनल को, इस वीडियो को वो इसे प्रत्येक बच्चे के पास शेयर कीजिए जो आज का एजुकेशन जो है, जो महंगा एजुकेशन उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा एक उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चा पढ़े, सब बढ़े, सब पढ़े। धन्यवाद, आपका दिन। अब हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या है, जब कोई ऑक्सीडेशन हम कैसे समझेंगे और किसी भी रिएक्शन को हम लोग ये कैसे समझेंगे कि ये रिडक्शन है। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं क्लास 10th में, है ना, क्लास 10th में दो कंडीशंस हैं। आगे हम लोग बात करेंगे जब 12th में जाएंगे या 11th में जब जाएंगे तो वहां केमिस्ट्री में हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने के दूसरे पहलू होते हैं, उसे भी ध्यान से देखना होता है। लेकिन क्लास 10th में हम लोग क्या करेंगे, दो कंडीशन रखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो हमारे एलिमेंट अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद या तो ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन की बात अगर करते हैं तो रिडक्शन में हमको आपको पता चलेगा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी अगर पूरी तरीके से इस चीज को समझने का कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही है ना। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग CuO कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता क्या चलेगा कि यहाँ पे कॉपर के साथ
ऑक्सीजन है, जबकि अगर यहाँ आता है तो हमें पता चलता है ऑक्सीजन खत्म हो गया इसमें, यानी यहाँ पे क्या हो गया, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, है ना, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है ना, यहां से ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात आए तो हमें क्या पता चलता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है सर कि अगर ऑक्सीजन कॉपर से रिमूव होकर किसी और के साथ जा रहा हो तो ऐसे स्थिति में ये रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। और यहीं पे दूसरा इक्वेशन हमारा है कि कॉपर के साथ जब हम लोग ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन नहीं है, जबकि यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यानी यहाँ पे क्या गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो क्या पता चला कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यानी कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ना। अब यहाँ पे आते हैं रिडक्शन में। रिडक्शन में दो चीजें कही जाती है कि या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो। तो अगर ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऐसे कंडीशन में हम लोग रिडक्शन का नाम रखेंगे। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड्स में और हाइड्रोजन को जब मिलाते हैं तो पता क्या चलता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ चला जाता है और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन करता है, जबकि ये कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन रिमूव कर गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन, है ना। जबकि अगर यहाँ मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम अकेले है, ये ऑक्सीजन के साथ जब प्रोसेस करता है तो बनाता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें क्या पता चल रहा है कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आकर के ऐड हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम इस कहेंगे क्या कि Mg से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी सॉरी यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो Mg में ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब है कि हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ना। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को अलग अलग भागों में पढ़ते हैं। और अगर इसके बाद हम जब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अभी बताते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में कि रिडॉक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहा जाता है कि जब कोई रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन भी होता हुआ दिखे और रिडक्शन भी होता हुआ दिखे, इस कंडीशन में हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, है ना। एक चीज और देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती है ना। मेटल और नॉन मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो अगर हम लोग मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की बात करें तो हमें पता चलेगा कि अगर हम इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल को पढ़ें, है ना, तो उसमें क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो देखिए अगर हम इसको यहाँ से थोड़ा सा अगर समझने का कोशिश करें तो पता चलेगा कि मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी होती है ना। मेटल जो होता है वो क्या करता है, मेटल प्लस का फॉर्म करके, यानी मेटलिक पॉजिटिव आयन बना करके इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अपने में से। अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एक प्लस आएगा। अगर ये मेटल अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, है ना, तो यहाँ पे 2 प्लस लगाएंगे। उसी तरीके से अगर मेटल 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हो तो वहां पे मेटल 3 प्लस लगा करके 3 इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जबकि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो अगर हम नॉन मेटल को स्मॉल एन से दिखाएं तो क्या होगा कि नॉन मेटल प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बना देगा नॉन मेटल का माइनस, है ना। अगर ये नॉन मेटल 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है आपस में, है ना, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, नॉन मेटल का 2 माइनस दिखाते हैं। और जब नॉन मेटल 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ऐसे हालत में नॉन मेटल का 3 माइनस दिखाते हैं। अब यहां समझिए, अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, दैट मीन कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। और जब कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके निगेटिव आयंस में फॉर्म हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें पता चलेगा कि नॉन मेटल रिड्यूस्ड कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग अपर क्लासेस में जब जाएंगे तो इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम समझने का कोशिश करेंगे कि इस रिएक्शन में कौन से अपना छोड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को
और कौन सा इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर कर सकें वो करें, है ना। धन्यवाद। जय हिंद।